तो इस वीडियो में देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितना भी एनसीईआरटी में चीज़ें दी हुई हैं, सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर मिल जाए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एनफ लेक्चर है। इसमें इससे बाहर एक ही क्वेश्चन आने का एक भी आ ही नहीं सकता। अगर एनसीईआरटी से आता है तो एक भी नहीं आ सकता। प्योर एनसीईआरटी इसमें कवर है। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि हमको पढ़ना है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप अनलेस स्टैंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम लोग देख नहीं पा रहे थे। जैसे कि सेल के अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनेल डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल में होता है ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था। ठीक है, तो जब तक इसको स्टेन नहीं किया गया। स्टेन क्या होता है? स्टेनिंग एक प्रोसेस होता है जिससे जो चीज़ दिखाई नहीं देती सेल में वो दिखाई देने लगती है। उसमें कलर वगैरह का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब इसमें एनसीईआरटी में दिया नहीं है, उस स्टेन का नाम है जेनस ग्रीन। तो जेनस ग्रीन जब स्टेन का यूज़ किया गया तो देखा गया कि सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है नॉट इजीली विजिबल, ऐसे विजिबल नहीं था। कब विजिबल हुआ? वो भी विजिबल हुआ था किसके अंदर में? माइक्रोस्कोप के अंदर में विजिबल हुआ था। कब विजिबल हुआ? जब उसको स्टेन किया गया। और स्टेन किस कलर से किया गया था? जेनस ग्रीन कलर से इसको स्टेन किया गया था। तो जेनस ग्रीन एकदम याद रखना है, कभी कभी बाहर से भी पूछ लेता है, तो इसमें जेनस ग्रीन याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वेरिएबल होता है, मतलब फिक्स नहीं रहता है। जैसे फिक्स नहीं है कि एक सेल में 20 ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या ए सेल है उसमें 10 माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ऐसे नंबर फिक्स नहीं है। वो नंबर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? वेरिएबल होता है पर सेल मतलब कि हर सेल में वेरिएबल होता है। वो डिपेंड करता है, अब नंबर जो होता है किस पे डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि सेल को काम क्या करना है। मतलब कि फिजियोलॉजिकल मतलब कि उसको कितना काम करना है। अगर उसको ज़्यादा काम करना है तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जैसे मान लेते हैं सेल है, इसको बहुत ज़्यादा काम करना है तो हो सकता है इसमें 50 माइटोकॉन्ड्रिया हो। एक सेल है जिसको काम नहीं करना तो हो सकता है कि इसमें 5 माइटोकॉन्ड्रिया हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पहली बात तो फिक्स नहीं होता है, नंबर वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पहली बात तो वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है। और एक किस बात पे नंबर डिपेंड करता है कि उसका काम क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, उसका काम क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वेरी करता है शेप एंड साइज़ में भी। माइटोकॉन्ड्रिया पहले नंबर में वेरी कर रहा था, उसके अलावा शेप में भी वेरी करता है, साइज़ में भी वेरी करता है। किसी का साइज़ छोटा भी हो सकता है, किसी का थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, और किसी का शेप कुछ भी हो सकता है, किसी का कुछ, मतलब अलग अलग शेप होगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है कि जो टिपिकल शेप होता है, टिपिकल शेप मतलब कि ज़्यादातर जो देखने को मिलता है हमको शेप, वो होता है सॉसेज शेप्ड। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप पूछ दे तो डायरेक्ट सॉसेज शेप बोल सकते हैं, क्योंकि यही ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप तो अलग अलग होता है, साइज़ भी अलग अलग होता है, लेकिन टिपिकल शेप पूछ दे, शेप पूछ दे तो होता है सॉसेज शेप जिसको सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर की तरह सॉसेज शेप होता है। ठीक है, सिलेंडर की तरह। और जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद है लेंथ, इसका लेंथ कितना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ होता है, लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ होता है 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 माइक्रोमीटर से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक इसका लेंथ होता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम इजीली नहीं देख सकते थे, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ा। माइक्रोस्कोप से भी ऐसे नहीं दिख रहा था जब तक हमने स्टेन नहीं किया। स्टेन हमने किस कलर से किया? तो जेनस ग्रीन से स्टेन किया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका जो होता है शेप वेरी करता है, साइज़ वेरी करता है, और इसका टिपिकल जो शेप होता है वो होता है सॉसेज शेप। क्या शेप होता है? सॉसेज शेप, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल। और इसका लेंथ जो होता है 1 से 4.1 का होता है। और इसका जो नंबर होता है पर सेल वेरी करता है, वो डिपेंड करता है किस पे? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे, कि कितना वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर पहले उस पर ऐसा डायग्राम पे आएंगे, उससे पहले कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखाई देता है, क्या क्या होता है उसमें। तो पहला चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो हमको बाउंड्री दिखने को मिलता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक बाहर से होता है, और एक क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन होता है। जैसे क्या होता है कि एक ही ऐसे है अंदर का मान लेते हैं मेम्ब्रेन, तो उसके बाहर भी एक ऐसे मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कुछ बातों को। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब एक आउटर में होता है, एक इनर में होता है। और यहाँ बोला जा रहा है कि आउटर जो मेम्ब्रेन होता है
वो फॉर्म करता है कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। कहने का मतलब है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो ऐसे एकदम ऐसे कंटिन्यूअस रहता है, मतलब कहीं से भी गैप नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ऐसे ऐसे नहीं है कि यहाँ बीच में ऐसे गैप हो गया, ऐसे नहीं है गैप, यहाँ पे ऐसे गैप नहीं है। इसमें है कि एक कंटिन्यूअस है, पूरा एक फ्लो में है, पूरा कंटिन्यूअस है। तो ऐसा होता है। तो इसमें है क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है। लिमिटिंग मतलब कि सबसे बाहर में यही है। तो एक कंटिन्यूअस और लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है, कंटिन्यूअस और लिमिटिंग बाउंड्री। फिर उसके बाद इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होता है उस इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है इनफोल्डिंग्स। मतलब इनर मेम्ब्रेन ऐसे बहुत ज़्यादा फोल्डिंग करता है, ऐसे फोल्डिंग फोल्डिंग फोल्डिंग। तो इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स करता है, फोल्डिंग करता है खुद को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। और इस फोल्डिंग को, जैसे इनर मेम्ब्रेन का होता है ऐसे इनर मेम्ब्रेन था, तो ये ऐसे नहीं रहता है। ये इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, खुद को ऐसे इनफोल्डिंग कर लेता है, इनफोल्डिंग। और इसी इनफोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। तो इनर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डिंग करके क्रिस्टे बनाता है, और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और लिमिटिंग बाउंड्री होता है। और क्रिस्टे क्यों बनाया जाता है, क्रिस्टे जैसे ऐसे ऐसे क्रिस्टे बन रहा है ऐसे इनफोल्ड करके, ऐसा क्यों बनाया जा रहा है, ताकि उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया जा सके, उसका जगह को बढ़ाया जा सके। जैसे कोई चीज़ ऐसे है तो वो कम जगह रहता है, और इसी चीज़ को अगर हम मोड़ दें ऐसे, इसी चीज़ को अगर मोड़ दें तो वो क्या होता है, उस वो ज़्यादा बन गया ना, इतना ही जगह में वो ज़्यादा हो गया ना। तो इसीलिए ऐसे मोड़ मोड़ के उसको क्या किया जाता है, उसका सरफेस एरिया को, उसके जगह को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन था, इनर मेम्ब्रेन था। आउटर मेम्ब्रेन जो था एक कंटिन्यूअस था, कहीं से भी गैप नहीं था इसमें, और ये लिमिटिंग बाउंड्री था, मतलब कि ये लिमिट कर रहा था, इसके बाहर कुछ नहीं। फिर उसके बाद इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डिंग्स बनाता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या करता है, उस सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। फिर उसके बाद है कि जो टू मेम्ब्रेन है, जो दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, जो दो मेम्ब्रेन है हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। एक खुद का इनका अलग अलग एंजाइम होता है। जैसे आउटर मेम्ब्रेन का अपना खुद का एंजाइम होगा, इनर मेम्ब्रेन का अपना खुद का एंजाइम होगा। तो दोनों का अपना खुद का एंजाइम होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो और दोनों जो मेम्ब्रेन का एंजाइम है अपना अपना फंक्शन को करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन वाला एंजाइम अपना फंक्शन को करेगा, इनर मेम्ब्रेन वाला एंजाइम अपना फंक्शन को करेगा। तो ये रहता है। तो दोनों मेम्ब्रेन का अपना अपना एंजाइम रहता है, और दोनों अपना अपना फंक्शन को करते हैं। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऐसा रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का यूज़ हो, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। और इसी एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा जो होता है, ये दे फॉर्म सेलुलर एनर्जी। वो सेल के अंदर में एनर्जी बनाते हैं, और एनर्जी बनाते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी। वो किसके रूप में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं, और यही इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और एनर्जी किस रूप में बनाते हैं, तो एटीपी के रूप में बनाते हैं। और इस किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन से बनाते हैं। वैसे तो इसमें पूरा एक साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल, वो आगे का टॉपिक है। फिर उसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन। अब माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे एक ये माइटोकॉन्ड्रिया था, इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, एक से दो बनाना। तो ऐसे क्या करता है, फ्यूजन से डिवाइड कर, फिर इसको इसको ऐसे करना है, तो ये फ्यूजन से डिवाइड करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है एक से दो में बन जाता है। जैसे अमीबा जो होता है, अमीबा में क्या होता है, बाइंड्री फ्यूजन होता है। बाइंड्री फ्यूजन होता है, क्या होता है, एक अमीबा टूट के दो अमीबा बना लेता है ऐसे ऐसे, फिर ए टूट के फिर दो और बनाएगा, फिर ए टूटेगा तो ये दो बनाएगा, ए टूटेगा तो ये दो बनाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर डिवीज़न करना होता है, एक से दो में कन्वर्ट करना होता है, तो फ्यूजन प्रोसेस से करता है। कौन सा होता है, फ्यूजन प्रोसेस। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स मतलब कि जैसे कि ए था आउटर मेम्ब्रेन और ए था इनर मेम्ब्रेन, ऐसे इनफोल्डिंग्स वाला। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी चीज़ आ रहा है उसको बोला जा रहा है मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी चीज़ आ रहा है उसको बोला जा रहा है मैट्रिक्स। जो भी यहाँ पे लिक्विड पार्ट आएगा उसको बोला जा रहा है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में इसका क्या क्या होगा उसको देखते हैं। तो इसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है सिंगल। पहली बात तो सिंगल मतलब एक सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, एक होगा, मात्र एक डीएनए होगा और सर्कुलर होगा। सर्कुलर मतलब गोल होगा, ऐसे गोल होगा। और ये डबल स्टैंड मतलब होगा, मतलब कि दो धागा वाला होगा। उसमें धागा कितना होगा, दो।
तो पहली बात तो सिंगल होता है मतलब एक होगा, और एक होगा तो ऐसा सर्कुलर फॉर्म में होगा ऐसे, और दो धागा होगा ऐसे, तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद होता है इसमें क्या होता है, डीएनए के अलावा, डीएनए तो होता है, उसके अलावा कोई क्या होता है, कुछ आरएनए भी होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, कुछ आरएनए का भी मॉलिक्यूल होता है। उसके अलावा इसके मैट्रिक्स में होता है राइबोसोम, राइबोसोम जो कि क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको बोलते हैं। तो राइबोसोम होता है, और राइबोसोम जो होता है जैसे कि ये तो इसमें प्रोकैरियोटिक में जो होता है 70S, वही 70S टाइप का यहाँ पे राइबोसोम होता है। और इसमें क्या होता है, वो सारे कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट, वो सारे कंपोनेंट होते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और वो सारा चीज़ होता है जो प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है। तो इतना तो होता है, ये डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, उसके अलावा जो कंपोनेंट प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है वो भी जो भी मैट्रिक्स में रहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम लोग एक और नाम से जब बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। सेमी ऑटोनोमस मतलब होता है, सेमी मतलब क्या होता है, आधा, आधा। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली का मतलब होता है कि जो अपना काम आधा खुद से कर ले, मतलब आधा जो है वो सेल पे डिपेंड है, आधा तो वो अपने काम के लिए सेल पे डिपेंड है, लेकिन आधा जो अपना काम है वो खुद से कर रहा है। जैसे प्रोटीन जो है, इसके पास राइबोसोम है तो प्रोटीन तो खुद से बना लेगा, इसके पास डीएनए है, ये सब रेप्लिकेशन जो भी चीज़ होगा ये सब तो डीएनए की मदद से कर लेगा, ठीक है। और प्रोटीन ये सब तो बना ही लेगा, तो आधा काम तो ऑलमोस्ट आधा काम तो ये खुद से ही कर लेता है, ठीक है। एनर्जी बना ही ले रहा है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बना ही ले रहा है, तो एनर्जी भी बना ले रहा है, एनर्जी के लिए भी सेल पे डिपेंड नहीं है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, रफली डायग्राम है, रफ डायग्राम। तो इसके बाहर में जो होता है ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मेम्ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा था, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, आउटर एक कंटिन्यूअस होता है, कहीं से भी इसमें गैप देखने को नहीं मिलेगा, एक कंटिन्यूअस एकदम ऐसे कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी गैप नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस होता है। फिर उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन क्या बनाता है, क्रिस्टे बनाता है, क्रिस्टे ऐसे इनफोल्डिंग ऐसे करके वो क्रिस्टे बना रहा है। तो ये क्या है कि क्रिस्टे क्या कर रहा था, सरफेस एरिया को क्या कर रहा था, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहा था, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए क्रिस्टे था, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये दोनों मेम्ब्रेन होता है, दोनों मेम्ब्रेन उसका खुद का एंजाइम होता है, बाहर वाले के पास खुद का एंजाइम होता है, अंदर वाले के पास अपना खुद का एंजाइम होता है जो कि फंक्शन में मदद करता है। और इसके अंदर में जो मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर में जो मैट्रिक्स होता है वो भरा होता है होमोजीनस सब्सटेंस से। होमोजीनस मतलब एक तरह का मतलब देखने में ऐसा नहीं लगेगा ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने में लगेगा कि बस जैसे हम लोग क्या करते हैं, चीनी और पानी को घोलते हैं, तो उसमें कहीं कभी देखने को मिलता है कि उसमें चीनी अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं ना होता, दोनों मिक्स होकर एकदम पानी की तरह ही दिखता है, दोनों एक जैसा दिखता है। तो होमोजीनियस मतलब वही होता है, इसमें पता नहीं चलेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सब मिक्स रहती हैं, तो वो रहता है मैट्रिक्स जो होता है, इसका क्या होता है, ऐसा होता है होमोजीनियस रहता है, ठीक है। और इसमें ये है आरएनए, डीएनए भी होता है, फिर उसके बाद राइबोसोम 70S वाला होता है ये है। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे है कि इनर मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस। जैसा कि हमने देखा था कि ये था आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर में ये था इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन जो था किससे बना हुआ था, अभी तुरंत देखा था कि इसमें था होमोजीनियस सब्सटेंस, मतलब कि एक जैसा सब्सटेंस था, होमोजीनियस सब्सटेंस था, और उस होमोजीनियस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल द डिटेल्स हैव बीन क्लियर्ड।